अशोक कुमार यादव आप सभी लोगों का जो अपने चैनल बेसिक केमिस्ट्री का अभिनंदन करता हूँ। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वांठा गुणक के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पर जो वांठा गुणक के बारे में बताया था मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताया था। आज हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ेंगे और ये भी अध्ययन करेंगे कि वियोजन की मात्रा, समूहन की मात्रा, वांठा गुणक में जो है क्या संबंध होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो और यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और ये विलियन का जो आपका लास्ट पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं NaCl और हम ये मानते हैं कि ये 100% जो है डिसोसिएट हो गया, इसका 100% क्या हो गया, वियोजन हो गया। तो इनिशियल यहाँ पे कितना लिया था, एक, ये 0 था और यहाँ पे कितना हो गया था 0 और यहाँ पे बन गया था आपका 1। तो हमने आई की वैल्यू फाइंड की थी, तो वो आया था ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व कितना हो रहा है आपको 2 और थ्योरेटिकल कितना हो रहा है आपका 1, तो 2 निकल के आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसका 100% मानते हैं कि 100% वियोजन हो गया है, 100% डिसोसिएशन हो गया है, तो जितने आपको आयन प्राप्त होंगे उन आयनों की संख्या ही क्या होगी, वांठा गुणक के बराबर होगी। ठीक है, उसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य लेते हैं तब क्या होगा उस कंडीशन, क्योंकि तब तो वियोजन पूरा नहीं होगा। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर विद्युत अपघट्य के वियोजन की बात की जाए तो इसमें एग्जांपल लेता हूं CH3COOH। इसका जब वियोजन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3COO- और यहाँ पे आएगा आपका H+। यहाँ पे अगर आप एक मोल लेंगे तो यहाँ पे शुरू में कितना होगा आपका 0। अब यहाँ से मान लीजिए इसके जो कुछ जो इसका पोर्शन था वो CH3COO- और H+ में चेंज हो गया, तो हमने मान लिया वो अल्फा है। तो यहाँ कितना बनेगा अल्फा, यहाँ पे कितना बनेगा आपका अल्फा। क्यों? क्योंकि एक जो इसका मॉलिक्यूल है वो एक दे रहा है। तो जब यहाँ से अल्फा लेंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा अल्फा, यहाँ भी क्या बनेगा आपका अल्फा। ये रेशियो एक का है, तो अल्फा 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 का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा आपका एक का निकल के आएगा। और वैसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आपने एक आइटम, एक मॉलिक्यूल लिया है तो उससे एक ही एसीटेट आयन मिलेगा और एक ही क्या मिलेगा H+ आयन। तो ये सारा का सारा जो है डिसोसिएट नहीं होगा, इसका कुछ पोर्शन जो है वियोजित होगा। तो अल्फा, अगर आप अल्फा इसका पोर्शन, अल्फा परसेंट अगर इसका मान लीजिए वियोजित हो रहा है तो यहाँ भी अल्फा बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा आपका अल्फा बनेगा। अब इस कंडीशन में अगर आप आई कैलकुलेट करते हैं तो मैंने क्या बताया था, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व कितना है, ये नहीं होगा, ये भी तो बचा हुआ है आपके पास, ये भी तो विलियन के अंदर ही है, यानी सबको जोड़ेंगे आप। तो ऑब्जर्व कितना होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन कितना आएगा आपका 1, दैट इज कितना आएगा आपका 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा जो है वियोजन की मात्रा है। कैसे है, मैंने आपको वियोजन की मात्रा बताई थी, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला क्या बताया था, कितने मोल उसके टूट रहे हैं, तो कितने टूट रहे हैं अल्फा, और इनिशियली कितना लिया आपने 1। तो ध्यान रखिए अगर किसी का आप 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में से जितना माइनस करेंगे तो जो भी यहाँ माइनस होगा वही क्या होगा, वियोजन की मात्रा हो जाएगा, चाहे वियोजन हो चाहे संगुणन हो। आइए अब संगुणन की बात करते हैं, संगुणन को समझते हैं। आपने CH3COOH लिया, जिसे हम सिरका कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल लिया आपने और यहाँ पे ले लिया आपने, इसको बेंजीन में डाल दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। CH3COOH का क्या हो जाएगा आपका होल ट्वाइस हो जाएगा, CH3COOH से क्या हो जाएगा आपका होल ट्वाइस। अब यहाँ पर आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आपने T बराबर 0 पर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए थे, यहाँ पे 0 रहा, और T बराबर T सेकंड पर जब वियोजन कंप्लीट हो गया तो हम कुछ देर के लिए मानते हैं कि इसमें से 50 जो है कम हो गए। 50 क्या हो गए, इसमें से कुछ कम हो गए। 50 का ही क्या हुआ, डाइमराइजेशन हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 1 बन रहा है, 2 से कितना बन रहा है 1, तो कितने कम हो रहे हैं आपके 50। तो 50 से कितने बनेंगे आपके 25, कितने बनेंगे आपके 25। ये मैं वीक की बात कर रहा हूं। तो एक चीज होती है संगुणन की मात्रा या फिर वियोजन की मात्रा, दोनों को हम अल्फाज दिखाते हैं। तो यहाँ पर संगुणन हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो संगुणन की मात्रा का फॉर्मूला क्या है, देखिए
संगुणन की मात्रा का फॉर्मूला है, कितने उसके जो है मोल संगुणित हुए, तो कितने संगुणित हुए 50, और इनिशियली कितने थे 100, तो 50/100 यानी कितना आ गया आपका 0.5। यही क्या है संगुणन की मात्रा है, यानी कितने जो है उसके मोल संगुणित हुए, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, ये इनिशियली कितने थे उसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका संगुणन की मात्रा निकल के आ जाएगा। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वैल्यू हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, जबकि आई की वैल्यू में आपने देखा था कि आई का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और आई का मान 1 से छोटा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम आई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आई कितना आएगा, मैंने क्या बताया था, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व कितना है 25 नहीं है, 25 तो ये भी है, लेकिन यहाँ भी तो 50 बचे हुए हैं जो आपके जो है एसोसिएट नहीं हुए, संगुणित नहीं हुए हैं। तो 25 ये 50 ये, तो कितना हो जाएगा आपका 75, और ऑब्जर्व कितना था, सॉरी थ्योरेटिकल कितना है आपका 100 है, तो कितना आएगा आपका 0.75। यानी सॉल्यूशन में जो है संगुणन के बाद भी आपके कितने मॉलिक्यूल बचे हुए हैं, तो 25 तो ये बचे हुए हैं। अब यहाँ पर 50 खर्च हो गए तो 50 तो फिर भी सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगे, तो 50 और 25 कितना हो जाएगा 75, तो ये निकल के आ जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक हम जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप समझ सकते हैं कैसे करेंगे। देखिए मैंने मान लिया कि कोई हमने इसके हमने n मॉलिक्यूल लिए, ये हमने कोई सब्सटेंस लिया है AN, और इसका हमने क्या करा दिया, डिसोसिएशन करा दिया, तो AN से कितना बन गया आपका Na। हमने इसके n मॉलिक्यूल AN लिया है, और AN से कितने बन गए, इसके n मॉलिक्यूल बन गए। हमने यहाँ पर इनिशियली 1 लिया तो कितना बच जाएगा आपका 0। अब यहाँ से हमने मान लिया कि इसके केवल कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, अल्फा, कितने हुए इसके अल्फा, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका n अल्फा, और जहाँ पे अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी मैंने क्या बताया था, देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं इसको, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था आपको, ये अल्फा यहाँ पर क्या आपका विभेदन की मात्रा है, तो अगर यहाँ पे आप 1 - अल्फा लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका n अल्फा। अब अगर आप आई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितनी आएगी, ऑब्जर्व कितना हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है आपका यानी 1 - अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन में थ्योरेटिकल कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। भाई विलियन के अंदर कितने मौजूद हैं n अल्फा, और साथ में ये भी तो मौजूद है, तो कितना हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस क्या हो जाएगा आपका n अल्फा। अगर हम संगुणन की बात करते हैं, मान लीजिए किसी के हम n मॉलिक्यूल लेते हैं और वो संगुणित होकर AN बना देता है, तो इनिशियली हमने 1 मोल लिया है, कितना हो गया 0, और मानते हैं कि इसके अल्फा जो मोल है वो संगुणित हो गए, तो अल्फा लेंगे तो यहाँ कितना आएगा अल्फा अपॉन n। क्यों, क्योंकि इस यहाँ पर जो है इसके n मॉलिक्यूल से केवल 1 मॉलिक्यूल मिल रहा है, n मॉलिक्यूल से मिल रहा है 1 मॉलिक्यूल, तो इसलिए 1 से कितना मिलेगा 1/n। तो हमने कितना लेना है अल्फा, तो अल्फा से कितना मिलेगा आपका अल्फा अपॉन n। भाई n से मिल रहा है 1, तो 1 से कितना मिलेगा 1/n। तो हमारा कितना खर्च हो रहा है, कितने का संगुणन हो रहा है, अल्फा का संगुणन हो रहा है, तो अल्फा से कितना मिलेगा अल्फा/n। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी आपकी अल्फा/n आएगी। अगर आप आई का मान निकालेंगे तो ऑब्जर्व कितना है आपका, ऑब्जर्व ये है 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, और थ्योरेटिकल आपका ये हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। ये संगुणन के लिए हो गया, और ये आपका किसके लिए हो गया व्यूजन के लिए। और ध्यान रखिएगा व्यूजन के लिए क्या आएगा 1 - अल्फा, संगुणन के लिए भी क्या आएगा 1 - अल्फा। यहाँ पर n अल्फा आता है, यहाँ पे क्या आता है अल्फा/n आता है, बस यही बेसिक अंतर है, इतना ध्यान रखेंगे। जहाँ अल्फा क्या है व्यूजन की मात्रा है। आइए इस पर फटाफट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अनुमान होता है। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। यदि यह विलयन में द्वितीय बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा। देखिए 2 ग्राम आपको बेंजोइक एसिड दिया है, तो विलय की मात्रा हो गई आपकी
2 ग्राम। और यहाँ पर जो है आपका इसका जो हिमांक जो अवनमन है यानी डेल्टा TF कितना दिया है आपको 1.62 केल्विन। और KF की वैल्यू भी दी गई है 4.91 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और ये डाइमर बनाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम M2 की बात करें, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। अगर हम इसका अणु बाहर निकालें तो 6 और 1 7, तो 7 कार्बन का कितना हो जाएगा 12 7 84। H कितने हैं 5 और 1 6 और 16 16 कितना हो जाएगा आपका 32। तो यह आ जाएगा 122 ग्राम पर मोल। तो ये जो अणुभार निकल के आया कौन सा होगा, एक थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक होगा। कौन सा होगा आपका सैद्धांतिक। अब इसमें एक बात का और ध्यान देंगे, जो विलायक की मात्रा दी गई यानी W1 वो दिया है आपको 25 ग्राम। कितना दिया है आपको 25 ग्राम बेंजीन है, उसमें आप घोल रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा TF बराबर होता है 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2। अब यहां पर जो ये M2 है बच्चों, ये कौन सा होगा ऑब्जर्व। ये हमको डाटा दिया गया उससे हम M2 निकालेंगे, यानी जो प्रैक्टिकली जो डाटा है उस डाटा से हम M2 की वैल्यू फाइंड। एक M2 हमने यहाँ से निकाल लिया, वो M2 कौन सा है सैद्धांतिक है जो आपने वैसे कैलकुलेट किया है। अब एक M2 का मान यहाँ से निकल के आएगा, वो कौन सा होगा आपका प्रेक्षित होगा या ऑब्जर्व होगा। तो अगर हम M2 ऑब्जर्व की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो आ जाएगी आपकी 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन W2 इंटू डेल्टा TF। वैल्यू पुट करते हैं, KF का मान है 4.91, W2 का मान है 2 ग्राम, W1 है आपका 25 ग्राम और डेल्टा TF है आपका 1.62। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको भाग देंगे तो नियर अबाउट ही आएगा 241.98 ग्राम पर मोल। और वैसे ही हमने कहा था कि जब संगुणन होता है तो जो प्रेक्षित अणुभार होता है हमेशा ज्यादा आता है। सिद्धांतिक 122 है, प्रेक्षित क्या आएगा आपका 241.98। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने आई का फॉर्मूला बताया था थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व। तो थ्योरेटिकल कितना है आपका 122 है, ऑब्जर्व कितना है आपका 241.98 है। इसको अगर आप भाग करेंगे तो नियर अबाउट निकल के आएगा 0.504। तो इसके लिए वांठा फैक्टर आ गया। हम जानते हैं कि संगुणन के लिए जो वांठा फैक्टर आता है हमेशा 1 से कम आता है, लेकिन हमको यहाँ पर ये नहीं निकालना। हमको क्या निकालनी है, हमको संगुणन की मात्रा निकालनी है। कौन सी मात्रा निकालनी है, संगुणन की मात्रा। तो संगुणन की मात्रा कैसे निकलेगी समझने का प्रयास करिए इस चीज को। मैं ऊपर से मिटाता हूँ। संगुणन की मात्रा कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पर बेंजोइक एसिड है ये C6H5COOH, इसके आपने 2 मोल लिए और इसको आपने बेंजीन में घोल दिया, बेंजीन में डाल दिया, तो ये बन जाएगा आपका C6H5COOH का होल ट्वाइस। ये बन जाएगा, ये तो बनेगा ना। तो ये मैंने आपको संगुणन के लिए फॉर्मूला लिखाया था I = 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, तो वहां पे हमने n लिया था, n = n हो गया था। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, I का मान है 0.504 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n का मान कितना है 2। तो 0.504 इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 1 - अल्फा अपॉन 2 बच जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा अपॉन 2 इधर आ जाएगा। तो अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू आएगी 1 - 504 1 - 0.504, ये अल्फा बाई 2 आएगा। इसको सॉल्व करके आएगा नियर अबाउट 0.496। ये अल्फा की वैल्यू आएगी 2 × 0.496 और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट आएगा आपका
0.992 और अल्फा का मान हमेशा क्या होता है 1 से कम होता है। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इतना परसेंट क्या हो जाएगा, उसका समगुणन हो जाएगा। अगर आप 100 मॉलिक्यूल लेंगे इसके तो 100 में से कितने 99% जो है क्या हो जाएंगे, वो आपके समूहित हो जाएंगे। तो इसके और भी न्यूमेरिकल है, उसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर दिया है टी जो दिया है आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसका मतलब हो जाएगा 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 कैलविन, और वो कह रहा है कि 10%, तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा 10/100। तो यूरिया की मात्रा हो जाएगी 10 ग्राम, W बराबर 10 ग्राम और वॉल्यूम हो जाएगा आपका V बराबर 100 ml। देखिए 10% दिया है, अगर कुछ लिखा ना हो ना तो इसे आप M/V मानेंगे। कौन सी सांद्रता मानेंगे, M/V, मतलब 100 ml में जो है कितना विलय घुला हुआ है। तो हम यहाँ मानेंगे 100 ml में कितना ग्राम घुला हुआ है, 10 ग्राम घुला हुआ है। तो V हो गया आपका 100 ml, से लीटर में चेंज कर लेंगे तो 100/1000 ये आ जाएगा आपका 0.1 लीटर, R इक्वल टू 0.083। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। और हम जानते हैं यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो ये विलय है, विलय का अनुभाग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा NH2CO NH2। 14 और 2 16, 14 और 2 16, तो 16 16 कितना हो जाएगा 32। कार्बन हो गया आपका 12, फिर आ जाएगा आपका 16, तो ये आ जाएगा आपका 60 ग्राम पर मोल। आपको पाई कैलकुलेट करना है, तो मैंने बताया था पाई V इक्वल टू क्या बताया था W2/M2 इंटू RT। पाई B है 0.1, W2 है आपका 10, M2 है 60 और R का मान है 0.083 और T है आपका 300। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, दिया में या बार में आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इसको आपने उतार लिया होगा, आशा करता हूं मैं आपने उतार लिया होगा। तो मेरे साथ कॉपी लेके बैठिए, ऐसे नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। आप कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको जैसा समझ में आएगा, और जैसे क्वेश्चन में कर रहा हूँ वैसे करने की प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वो भी परासरण दाब का ही है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, देखिए। ग्लूकोज के जलीय विलयन में 0.5 लीटर में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन का परासरण दाब ज्ञात करिए। तो 0.5 लीटर यानी V का मान हो गया आपका 0.5 लीटर। कितना ग्लूकोज घुला यानी विलय की मात्रा को W2 शो करते हैं, तो W2 है आपका 10 ग्राम। अब ग्लूकोज का अनुभाग क्या होता है, M2 जो होता है C6H12O6। इसका अनुभाग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 12×72, 72 प्लस 12 और 16×96 सब जोड़ेंगे 180 आ जाएगा आपका। ठीक है ये, और आपको T दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 प्लस 273 298 कैलविन, और R तो आप जानते ही हैं 0.083। तो फॉर्मूला वही पाई V बराबर W2/M2R इंटू T। सारे मान रख लेंगे, पाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पाई कैलकुलेट करना है। B आपको पता है 0.5, W2 है आपका 10 ग्राम, M2 है 180, R है 0.083 और 2 है 298। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, पाई का मान जो भी निकल के आ जाएगा। तो कॉपी लेके बैठिए और उसको तारीख फटाफट जो है ऐसा तो आपने बता लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन एक और कराता हूँ, जो परासरण दाब की है, तो मिटा रहा हूं मैं क्योंकि समय बहुत कम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी विलयन का परासरण दाब 4 atm है। इन्हीं परिस्थितियों में 546 केल्विन पर विलयन का परासरण दाब ज्ञात करिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए शुरू वाला टेम्परेचर T1 मान लीजिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसको कैलविन में कन्वर्ट कर लेंगे। तब शुरू में परासरण दाब दिया है आपको
4 atm। बाद में कह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 546 केल्विन कर दीजिए, तब परासरण दाब कितना होगा। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, सांद्रता आपको चेंज नहीं करनी है। तो हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू होता है CRT, यानी पाई प्रोपोर्शनल टू टी। पाई क्या है, टी के प्रोपोर्शनल, इक्वल सी और क्या है, कांस्टेंट है। जब पाई और टी प्रोपोर्शनल तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई 1 अपॉन पाई 2 बराबर T1 अपॉन T2। पाई 1 कितना है आपका 4, पाई 2 कैलकुलेट करना है, T1 है आपका 273 और ये आपका 546, ये कट जाएगा 2 बार इससे, यहां से आ जाएगा पाई 2 का मान आ जाएगा आपका 8 atm। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उतार लीजिए आप जो है, मैं आशा करता हूँ आपने उतार लिया होगा। साथ साथ आप लिखते भी रहिए, खाली मत बैठिए, खाली बैठेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इस पर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूं आपको जो है, जो कई बार पूछे गए हैं, वो मैं करा दे रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा कि निम्न में से किसका हिमांक सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है 0.1 m NaCl विलयन, दूसरा ऑप्शन है 0.1 m BaCl2 विलयन, तीसरा है 0.1 m शर्करा विलयन, चौथा है 0.1 m FeCl3 विलयन, FeCl3 विलयन। देखिए सबके लिए आप वांठा कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपका NaCl है तो NaCl क्या होगा आपका Na प्लस Cl माइनस, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 2। मैंने कहा था कि आप 100% अगर विजन मानते हैं तो जितने आपको आयन प्राप्त होते हैं वो आयनों की संख्या ही क्या होती है, आई होती है। दूसरा आपको शर्करा है, शर्करा मतलब चीनी का तो वियोजन होता नहीं, तो चीनी के लिए आई का मान कितना रहेगा आपका 1। और तीसरा है आपका BaCl2 है, BaCl2, तो BaCl2 कितना आएगा Ba2 प्लस और 2Cl माइनस, कितने आयन बन गए 1 और 2 3, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 3। चौथा ऑप्शन है आपका FeCl3, तो कितना आएगा आपका Fe3 प्लस और 3Cl माइनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 3 और 1 4, तो आई इक्वल टू क्या जाएगा आपका 4 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमको ये पता है कि हिमांक अनुमान का फॉर्मूला होता है I इंटू KF इंटू N। तो सबसे अधिक आई का मान किसके लिए है, FeCl3 के लिए, यानी यहाँ पर हिमांक में सबसे ज्यादा कमी आएगी, उससे कम यहाँ पर कमी आएगी, उससे कम यहाँ पर कमी आएगी, और सबसे कम कमी कहाँ आएगी आपकी शर्करा यानी चीनी वाले विलयन पे आएगी आपकी C12H22O11, क्योंकि इसके लिए आई का मान क्या आएगा। तो सबसे कम कमी जब हिमांक में यहाँ पे आएगी तो सबसे अधिक हिमांक भी किसका होगा, इसी का होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका C। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, निम्न में किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका 1% C6H12O6, इसके लिए आई का मान कितना होगा 1। NaCl कितना होगा Na प्लस Cl माइनस, आई का मान कितना होगा 2। फिर आपका BaCl2 आई का मान कितना होगा आपका 3, और अगले के लिए आई का मान कितना होगा, यूरिया के लिए कितना होगा आपका 1। तो पहले वाले ऑप्शन के लिए आई का मान 1, अगले वाले के लिए कितना आएगा आपका 2, और तीसरा है आपका BaCl2 के लिए कितना आएगा आपका 3, चौथा फिर हो गया आपका यूरिया का ना संगुणन होगा ना वियोजन होगा, तो उसके लिए आई का मान कितना होगा आपका 1 होगा। तो सबसे अधिक आई का जो मान है वो तीसरे ऑप्शन में है, जो आपका BaCl2 है। वो पूछ रहा किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो हम जानते हैं कि विलयन में जब कोई आवाजशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो हम आप खुद सोचिए क्वथनांक में वृद्धि सबसे अधिक कहाँ होगी, डेल्टा टीबी बराबर होता है I इंटू KBM, यानी यहाँ पे सबसे अधिक क्वथनांक में वृद्धि होगी, यानी इस विलयन का क्वथनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो किसका होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन है, तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्न में से किस अणुसंख्यक गुणधर्म का संबंध मोलरता से है। तो किसका संबंध है मोलरता से, पाई बराबर CRT। परासरण दाब का संबंध किससे है, मोलरता से है। हिमांक का उन्नयन का संबंध भी मोलरता से है। क्वथनांक उन्नयन का संबंध भी क्या है, मोलरता से है। और एक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन था, उसका संबंध किससे था, मोल अंश था। बस ये परासरण दाब ही ऐसा है जिसका संबंध किससे है, मोलरता से है। इसका आंसर क्या होगा, परासरण दाब। एक क्वेश्चन और है लास्ट, पूर्णतः विजन मानते हुए निम्न में से किसका वांठा गुणक सर्वाधिक होगा। पहला है Na2SO4, तो मैंने बताया है कितना आएगा भाई 2Na प्लस, और प्लस क्या आएगा आपका SO4 2 माइनस, कितने आयन बन गए 2 और 1 3, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 3। इससे अगले वाला है BaCl2 की हमने अभी निकाला था, आई का मान कितना आया था आपका 3 आया था। उससे अगला आपका AlCl3,
तो AlCl3 में कितना हो जाएगा भाई, Al3 प्लस और 3Cl माइनस, तो 3 और 1 कितना हो गया, I का मान 4। और एक लास्ट ऑप्शन है आपका K4FeCN6, कितना आएगा 4K प्लस और FeCN6 पे 4 माइनस, यहाँ देख सकते हैं 4 और 1 5, यानी यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आएगी 5। मैंने बताया था कि जब पूर्णतः विजन मान लेते हैं तो जितने आयन बनते हैं वही क्या होता है, आई का मान होता है। तो उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा। तो इस तरह से इसके कुछ न्यूमेरिकल पूरे हो गए। इसके बाद जो हम अगला सीरीज स्टार्ट करेंगे आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कल से उसका पहला वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है वहां तक पहुंचाइए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए। और आप लॉकडाउन में जो है घर पर स्वस्थ रहिए और अपना अध्ययन को जारी रखिए। धन्यवाद।